दोस्तों नमस्कार। एक कहानी संसद में कही गई और कल आपने सुन ली। इस देश के भीतर लगातार ढोलक तालियां बजने लगी और कहा गया कि 12 लाख तक की कमाई में अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। सरकार ने भी एक आंकड़ा दे दिया और सरकार ने कहा कि हम इससे 1 लाख करोड़ रुपए अब जो टैक्स वसूली कर पाते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, यानी हमें घाटा हो गया 1 लाख करोड़ का। अब जरा कल्पना कीजिए, दूसरी कहानी संसद के बाहर की है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपए 12 लाख तक की कमाई वाले लोगों से कोई टैक्स ना लेने का जिक्र बजट में पार्लियामेंट के भीतर कर दिया गया, तो उस पार्लियामेंट के भीतर की यह कहानी नहीं है कि इस बरस 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा। वो जीएसटी हो सकता है, वो इनकम टैक्स हो सकता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, वो कस्टम हो सकता है, वो एक्साइज हो सकता है, और एक्साइज की तमाम ड्यूटी के साथ साथ इस देश में लगने वाला सेस भी हो सकता है। यानी एक हाथ महफिल लूटी गई। 12 लाख की कमाई वालों को राहत रियायत देकर यह कहते हुए कि देखिए 1 लाख करोड़ रुपए हमारी कमाई से बाहर हो गए, जो सरकार की कमाई टैक्स के जरिए होनी थी। लेकिन दूसरा पक्ष हमने आपके सामने रख दिया। 5 लाख करोड़ रुपए पिछले बरस की तुलना में इस बार कमाई होने वाली है। यह पैसा किन से लिया जाएगा? क्या इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति तैयार है पैसा देने के लिए, या फिर इस देश के उसी बजट के दस्तावेजों को आज परख लीजिए, तब आप यह भी समझ पाएंगे जो पैसा टैक्स पेयर का है इस बार खेती के सामानों को लेकर, चाहे वह बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे एग्रीकल्चर का बजट ही क्यों ना हो, और इस देश में चलने वाले तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो पीएसयू है, जो इस देश की गाड़ी कमाई से जनता के खून पसीने से उसको सींचकर आज से नहीं नेहरू काल से इस देश में बड़ा किया गया, उसके प्रति भी सरकार की कोई रुचि है नहीं। सरकार की रुचि अपने पॉलिटिकल कार्यक्रमों को लेकर क्यों होती है और इस देश में टैक्स वसूली कैसे बढ़ जाएगी, पूरा कच्चा चिट्ठा सीधे सीधे समझ लीजिए। क्योंकि इस बार का बजट जो है वो 50,65,345 करोड़ का है, और इतनी बड़ी रकम के बजट के साथ भारत में टैक्स पेयर से जो पैसा लिया जाएगा वो तकरीबन 48 लाख करोड़ का है। सब कुछ बढ़ गया, बजट भी बढ़ गया, टैक्स की कमाई भी बढ़ गई। पिछले बरस की तुलना में बजट का खाका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। पिछले वर्ष की टैक्स वसूली से कहीं ज्यादा टैक्स वसूली इस बरस होनी है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स की वसूली जो है वह पिछले साल की तुलना में 2,07,072 करोड़ रुपए ज्यादा होगी। यानी पिछली बार जो कमाई होती थी वो तकरीबन 12 लाख करोड़ की थी, इस बार वो कमाई 14 लाख करोड़ से ज्यादा की होगी। एग्जैक्ट है 14,38,000 करोड़ रुपए। यह है इनकम टैक्स की वसूली। यानी इनकम टैक्स में 1 लाख करोड़ सरकार कह रही है कम आएगा अब हमारे पास, इस देश में टैक्स पेयर से हम कम पैसा ले रहे हैं। कोई भी सवाल पूछ सकता है। तब इनकम टैक्स में आपने जो बजट में बतलाया 14,38,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बार 12,31,000 करोड़ था, तो इस बार यह बढ़ कैसे गया? जीएसटी में तकरीबन 1,40,182 करोड़ पिछले बरस की तुलना में इस बार ज्यादा वसूली होने वाली है। इस बार की वसूली का आंकड़ा है 11,78,000 करोड़ रुपए। पिछली बार की इस तुलना में यह 1,40,000 करोड़ ज्यादा है। तो मतलब बहुत साफ है, इससे पहले जो वसूली हुई वो 10,30,000 करोड़ की थी, जो बढ़कर अब 11,78,000 करोड़ हो गई। कॉर्पोरेट टैक्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स जिसको कहते हैं उसकी तुलना में कम है। यानी इस देश के कॉर्पोरेट के नेटवर्थ के हिसाब से अगर चलना शुरू करें
तो आपको यह जानकर हैरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इस देश में जो इनकम टैक्स देने वाला तबका है उसमें से सिर्फ 22 लोग ही ऐसे हैं जो उस कॉरपोरेट के रेंज में आते हैं जिनके पास इस देश की 50% संपत्ति है। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 10,82,000 करोड़ की वसूली इस बार होगी, जो पिछली बार 9,70,000 करोड़ की वसूली थी, यानी 1,12,528 करोड़ इस बार बढ़ तो रहा है, लेकिन बाकी तमाम टैक्सों की तुलना में कॉरपोरेट टैक्स कम बढ़ रहा है, कम वसूली हो रही है। और यहां पर वसूली का रेट जो है वह पिछले साल की तुलना में, तमाम दूसरे टैक्स की तुलना में कम है। कस्टम, यहां भी वसूली होती है। इस बार तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे। सरकार का आंकड़ा कह रहा है पिछली बार 2,40,000 करोड़ था, 2,35,000 करोड़ पिछले साल था, इस बरस 2,40,000 करोड़ होगा, यानी 5,000 करोड़ बढ़ गया। एक्साइज ड्यूटी 2,50,250 करोड़ रुपए वसूली जाएंगे, जिसमें एक बेसिक एक्सरसाइज जो होती है एक्साइज ड्यूटी वो तकरीबन 40,000 करोड़ की है, एग्जैक्ट आंकड़ा 39,180 करोड़, और दूसरी एक्साइज ड्यूटी तकरीबन 2,11,070 करोड़ की, इसमें भी इजाफा हो रहा है। जो सेस लिया जाता है, यानी टैक्स नहीं लेंगे लेकिन आपसे हम सेस लेंगे, क्योंकि सेस इसलिए लेंगे क्योंकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ही बना रहे हैं, तो आप पर जो हम उसकी एवज में पैसा लेंगे, इसमें टोल को मत गिन लीजिएगा, वो अलग रकम है। यह सेस का खेल सरकार अलग अलग माध्यमों से जो वसूलेगी वो लगभग 47,420 करोड़ है, और इससे हटकर दूसरे क्षेत्रों का जो सेस है वो तकरीबन 19,330 करोड़ है। दोनों मिला दीजिएगा, जो सेस की वसूली होगी वो तकरीबन 66,750 करोड़ होगी। तो सेस भी बढ़ रहा है पिछली बार की तुलना में, लगभग 3 से 5% उसमें भी इजाफा हो रहा है। और यूनियन टेरिटरीज से भी हम लोग टैक्स लेते हैं, और इस बार टैक्स 10,133 करोड़ लेंगे, जो पिछली बार 8-9 हजार करोड़ के था, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इन सब को जब आप मिलाएंगे तो आपकी हथेली में होंगे 42,65,133 करोड़। बजट कितने का है? 50,65,345 करोड़ का। उसमें से ये सीधा टैक्स की वसूली जो हो रही है ये 42,65,000 करोड़ की हो गई। बच कितने रहे हैं? 8 लाख करोड़। आप सरकार की पीठ ठोक डालिए, 8 लाख करोड़ आप लोग खुद कमाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। उसके दायरे में वो सर्विसेज आती है जिन सर्विसेज की वसूली सरकार कंपनियों से करती है और कंपनियां आपसे और हमसे करती है। मसलन कम्युनिकेशन सर्विस में सरकार वसूलती है 82,443 करोड़, 82,443 करोड़। अब कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां, कोई भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, चाहे जियो लीजिए, चाहे एयरटेल लीजिए, सरकार उनसे पैसा लेती है। वो आपसे पैसा लेते हैं और हमसे लेते हैं, और लगातार वहां फीस बढ़ाते चले जाते हैं, जो बड़ी ही है, छुपी हुई बात नहीं है। तो ये वसूली सिर्फ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जी नहीं, ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी वो टैक्स लेती है, तकरीबन 37,673 करोड़ रुपए। वहां भी उसका भी बोझ जनता पर पड़ता है। एनर्जी सर्विस में भी टैक्स वसूलती है सरकार कंपनियों से 22,656 करोड़ रुपए, वहां भी अलग से बोझ पड़ता है। अलग कुछ और सर्विसेज है अलग अलग क्षेत्रों की, वहां से भी वसूली लगभग 16,055 करोड़, वहां पर भी जनता पर बोझ पड़ता है। ये सारी चीजें जब आप निकालना शुरू कीजिएगा तो इसके बाद यह आएगा कि जो डिविडेंड प्रॉफिट्स होते हैं वह भी तकरीबन 3,25,000 करोड़ के हैं। और यहां पर यह सवाल होगा, यह डिविडेंड किनसे लिया जा रहा है? आरबीआई से, बैंकों से, पीएसयू से। जब इनसे डिविडेंड लिया जाता है तो अगला सवाल यह भी होगा, इन पर ध्यान तो देना चाहिए। जी नहीं, सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। सरकार चाहती है सारी चीजें प्राइवेटाइज हाथों में चलती चली जाए, जनता के ऊपर बोझ बढ़े, टैक्स बढ़े, उससे उसको निजात ना मिले, उसकी वसूली का काम चलते चले जाए, बीच बीच में एक इसी तरीके से उछाल दिया जाएगा सिक्का, जिसके बाद जनता कहेगी वाह मजा आ गया। तो अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू देख रहे हैं तो यह 5,83,000 करोड़ का है, और पिछले बरस की तुलना में इसमें तकरीबन
58,000 की बढ़ोतरी हो गई, 58,000 की बढ़ोतरी हो गई इसमें भी। यानी ये 5,83,000 करोड़ रुपए आप पुराने जो डायरेक्ट टैक्स लिए जा रहे थे 42,65,000 उसमें जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा आंकड़ा निकल कर आपके नजदीक आ जाएगा। तकरीबन इस देश के बजट में जो 50,65,000 करोड़ का बजट है उसमें से 48 लाख करोड़ की वसूली सरकार कर रही है टैक्स पेयर के माध्यम से। अब आपका सवाल एक और होना चाहिए कि अगर सरकार टैक्स से नहीं पैसा लेगी तो कहां से लेगी, देश तो ऐसे ही चलता है। तब यहां पर दूसरा सवाल खड़ा होगा, टैक्स पेयर का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए। सरकार कहती है हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, जनता कहती है हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। सरकार को तय करना है तो उसने तय किया कि पहले हम खुद पे तय करेंगे और इसीलिए पिछली बार की तुलना में उसने लगभग अपना सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो था वो तकरीबन 1,65,024 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। पिछली बार ये पूरा जो था लगभग 37.5 लाख करोड़ का हुआ करता था, इस बार ये बढ़कर 39,24,154 करोड़ पर आकर खड़ा हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके दायरे में जब आप घुसिएगा तो उसमें आपके सामने खड़ा होगा इस्टेब्लिशमेंट पर होने वाला खर्चा, जो तकरीबन 3,51,945 करोड़ का है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जितने भी आप दफ्तर देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जिसमें बैठे रहते हैं, उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी आ गई, उसके दायरे में हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी आ गई, कृषि भवन भी आ गया, उद्योग भवन भी आ गया, सीबीआई का दफ्तर भी आ गया, ईडी का दफ्तर भी आ गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं। इसमें बैठे रहने वाले अधिकारी कर्मचारी, इनके भी पैसे में बढ़ोतरी हो गई। मसलन जो सैलरी और अलाउंस था वो जितना दिया जाता था, इस बार उसमें सीधे 5,972 करोड़ का इजाफा हो रहा है सैलरी और अलाउंस में। पिछले साल ये लगभग 1,59,000 करोड़ था, इस बार ये बढ़कर 1,65,913 करोड़ हो गया। अपने ऊपर खर्च और जो स्टैब्लिशमेंट बने रहते हैं दूसरे भी कई सरकार के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, उसके ऊपर खर्चा लगभग 1,86,032 करोड़ रुपए, यह भी पिछली साल की तुलना में बढ़ गया। यानी स्टैब्लिशमेंट का खर्चा जो 1,65,000 करोड़ रुपए बढ़ा और 39,000 यानी 50 में से लगभग 39 लाख करोड़ सीधे सीधे सेंट्रल एक्सपेंडिचर है, कोई इसमें नहीं, यानी बचे आपके पास 11 लाख करोड़। अब उस 11 लाख करोड़ के भीतर जैसे ही आप घुसेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह खेल और निराला है, क्योंकि इसके दायरे के भीतर में अगर आप सेंट्रल एक्सपेंडिचर में ही थोड़ा और घूमना चाहते हैं तो उसमें अगला सवाल होगा कि सेंटर की कुछ स्कीम भी तो होती है। उस स्कीम की पूरी तादाद लगभग 16 लाख करोड़ की होती है, जो पिछले साल की तुलना में 1,16,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। एग्जैक्ट फिगर 1,16,776 करोड़ सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम का मतलब है उसके दायरे में सब कुछ आएगा, रेल भी आएगी, डिफेंस भी आएगी। लेकिन वो पैसा खर्च कहां हो रहा है? आप कहेंगे एग्रीकल्चर पे खर्च होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर पे जो खर्च हो रहा है उसमें पिछले साल की तुलना में 3,818 रुपए कम हो गए। 3,818 करोड़, नॉट रुपए, करोड़ रुपए खर्च खत्म होगा। यानी पिछली बार जो था ये तकरीबन 1,23,000 करोड़ का था, इस बार वो कम और हो गया। और जो डाटा निकल कर आ रहा है उसमें सरकार ने डाटा दिया है, पिछली बार वो था 1,31,000 करोड़ का, इस बार घट के 1,27,000 करोड़ पर आ गया है एग्रीकल्चर का बजट। एग्जैक्ट फिगर 1,27,290 करोड़, पिछली बार था ये लगभग 1,31,000 करोड़। खाद यानी फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी मिलती थी सरकार ने कहा अब नहीं, और नहीं, ज्यादा नहीं, तो ज्यादा नहीं पर सहमति बनी और 22,692 करोड़ रुपए कम कर दिए गए एक झटके में। और अब वो जो पिछली बार जो दिया जाता था वो तकरीबन 1,80,000 करोड़ का था, इस बार घटकर 1,56,000 करोड़ हो गया। जो पीएसयू से डिविडेंड लिया जाता है, जिसका हमने जिक्र किया, जो पब्लिक सेक्टर है जिसको बेचा जा रहा है, उस पर ध्यान भी सरकार देने को तैयार नहीं है।
और उस आंकड़े को अगर देखिएगा तो सरकार ने वहां से तकरीबन 12,840 करोड़ रुपए कम कर दिए पिछले साल की तुलना में। पीएसयूज पे तो और पैसा लगाना चाहिए था, यानी इससे पहले जो पैसा लग रहा था वो तकरीबन 5.5 लाख करोड़ लगता था, इस बार घटकर वो 5,35,000 करोड़ पर आकर खड़ा हो गया। यहां भी पैसा कम हो गया। आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए, पैसा लगता कहां है, बढ़ कहां गया? बढ़ा कई जगह, जो सरकार की स्कीम जो पॉलिटिकल वे में आप सुनते हैं ना, उस दृष्टि से देखिए। मसलन सरकार की नजर इस समय शहरी इलाकों में घरों को बांटने की है, देने की है, जिसको हम लोग कहते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो सरकार शहरी मिजाज को जीना चाहती है और पिछले साल की तुलना में 52% का इजाफा कर दिया गया और वो लगभग 50,324 करोड़ एक झटके में बढ़ गए। पिछली बार जहां वो सिर्फ 46 लाख करोड़ था, इस बार बढ़कर 96 लाख करोड़ पार कर गया। सरकार की योजनाएं यही नहीं रुकती है, क्योंकि सरकार की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और उसके दायरे में स्वच्छ भारत अभियान भी आता है, प्रधानमंत्री की ग्रामीण आवास योजना भी आती है, अलग अलग तरीके से अमृत, अटल, ये तमाम योजनाएं एक झटके में आप लेते चले जाइए, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस पर भी सरकार खर्च करेगी और तकरीबन 5,41,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछली बार इस पर जो खर्च हो रहा था वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 5,41,000 करोड़ हो गया, यानी 1,65,264 करोड़ की बढ़ोतरी एक झटके में हो गई। क्योंकि सरकार की पॉलिटिकल स्कीम जो होती है उसमें स्टेट का भी योगदान होता है। स्टेट भी 40-60 के रेशियो से चलता है और कुछ योजनाओं में 50-50 के रेशियो से चलता है। तो स्टेट पर यह बोझ होता है कि आप भी पैसा दीजिए। जैसे आयुष्मान योजना है, बंगाल ने कहा नहीं नहीं, हमारी अपनी योजनाएं हम नहीं देंगे। दिल्ली ने भी कहा था, पंजाब ने भी कहा था, कई राज्यों ने कहा था जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। इन्होंने कहा था क्योंकि उनको भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपनी पॉलिटिकल इमेज को बनाए रखने के लिए जिन योजनाओं का ऐलान करती है उसमें हर तरीके से चीजें कैसे बढ़ जाए, और उसका असर इससे भी समझ सकते हैं कि 30% का इजाफा उसमें कर दिया गया है। अब यहां पर 4-5 सवाल सबसे बड़े हैं। यह सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्या वाकई सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपए का अपना टैक्स पेयर के पैसे को घाटे के तौर पर दिखाया, बतलाया, रियायत दे के छाती ठोकी और तमगे लगाए, क्या उसकी एवज में अलग अलग माध्यमों से जो वसूली हो रही है वो आंकड़ा अगर 5 लाख करोड़ को डायरेक्ट टैक्स में पार कर गया, तो इसका पहला मैसेज तो यही होगा कि सरकार जानती समझती है कि कैसे महफिल लूटनी है और किस तरीके से लूटनी है। और ऐसे में वह सवाल शायद छोटा ना पड़ जाए कि नौकरी कहां है, नौकरी की एवज में मिलने वाला पैसा कितना है। इस देश में प्रति व्यक्ति आय अगर सामान्य तौर पर देश के पूरी इकोनॉमी के खांचे में रखेंगे तो हर कोई लखपति है, लेकिन जैसे ही उसको उस समुदाय विशेष या बहुसंख्य तबके के भीतर झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 लाख तक पहुंच पाने में भी इस देश के लगभग 17 राज्य पिछड़ गए हैं। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रही और बिहार की हालत तो सबसे बदतर है, जिसको सबसे ज्यादा योजनाओं से नवाजा गया। इस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कमजोर बिहार की ही है, जो लगभग 55 से 60 हजार के भीतर ही रहती है, यानी 12 महीने में 55 से 60 हजार की कमाई वाले बिहार राज्य के भीतर आप योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं यह कहकर कि स्थिति अनुकूल हो जाएगी। मुश्किल सवाल तो है। दूसरा सवाल, क्या वाकई सरकार के पास टैक्स वसूली के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अन्यथा पूरी इकोनॉमी ढहढहा के गिर जाएगी? क्योंकि सरकार का अपना विजन इससे हटकर कहीं कुछ काम कर नहीं रहा। यहां यह भी बताने की जरूरत है, हमारी टीम ने कहा इसका जिक्र भी कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार जो सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के तौर पर सरकार को चुकाना है, जो उसका अपना कंपनसेशन होता है, उसमें अगर राज्यों को भी देखेंगे तो किसको कहते हैं, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स फॉर जीएसटी रेवेन्यू लॉस, वह भी 1,30,000 करोड़ का है। और जो बाहर से लोन लिया गया
राज्यों के द्वारा उसका भी चुकता करना है, वह भी तकरीबन 42,730 करोड़ का है। इसी तरीके से जो भी कमाई सरकार कर रही है, जो लोन ले रही है, उसके चुकता करने में सरकार के ऊपर बोझ 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पड़ रहा है। तो यानी कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत का कर्ज लेना, जिसको रेड कार्ड दिखाने की स्थिति में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी आ चुका है, उसके पीछे की हकीकत यही है कि अपनी इकोनॉमी को न संभाल पाने की स्थिति में किसी तरीके से पॉलिटिकल तौर पर इस देश की इकोनॉमी को चकाचौंध में दिखाने के लिए लोन लिए जाते हैं। और हर बजट में वो हिस्सा जुड़ते चला जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी तकरीबन 12.2%, 12.2% बढ़ गया और बढ़कर यह हो गया तकरीबन 12,76,338 करोड़। यह है इंटरेस्ट पेमेंट की असल हकीकत। तो फिर आप खड़े कहां पर हैं? और जो पार्लियामेंट के भीतर की कहानी है, वो पार्लियामेंट के भीतर से बाहर जब निकलेगी तो उस दौर में आपको चुनावी रैलियों का सामना करना पड़ेगा। इस देश के हर राज्य में चुनाव है। आज दिल्ली में है, कल बिहार में होगा, परसों बंगाल में होगा, फिर असम में होगा, फिर यूपी में होगा। हर राज्य के चुनाव है, तो हर राज्य में ये पॉलिटिकल ऐलान बजट पे भारी कैसे पड़ जाते हैं और कैसे टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सरकार उन योजनाओं को और वृहद चेहरा देती है। वो योजनाएं पूरी हो तो ठीक, ना पूरी हो तो भी ठीक। और दोनों के बीच में वोट तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में रेवड़ियों के आसरे तो चल ही रहा, और सरकार इसमें कोई चूक लगाना नहीं चाहती और खुलकर कहती है हमने देखिए लाभार्थी इतनी बड़ी तादाद में इस देश में बना दिया। तो क्या भारत का मतलब लाभार्थियों का देश है? भारत का मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस बहुसंख्य तबके को जीना है जिसकी कमाई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे गरीब देशों की कतार में इस देश के नागरिकों को खड़ा करती है। और इन सब के बीच एक डुगडुगी बजा दी गई मिडिल क्लास को लेकर। तो क्या मिडिल क्लास इस देश के भीतर नहीं है, या फिर सरकार अब टैक्स और पैसे के जरिए समाज के भीतर मोटी मोटी लकीर खींचने में सफल हो गई? एक वक्त कॉरपोरेट को लेकर, एक वक्त मिडिल क्लास को लेकर। और इन सब के बीच लड़ाई एससी एसटी ओबीसी को लेकर और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के आसरे जो चल रही है, सब कुछ हवा हवाई। कहां खड़े हैं आप, कहां खड़े हैं हम? सिर्फ एक सवाल अपने इलाके में आने वाले मंत्री से पूछ लीजिए, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर टकरा जाए तो जरूर पूछ लीजिए, इस बार पिछले साल की तुलना में कितनी ज्यादा टैक्स वसूली आप करने वाले हैं? उसी जवाब में यह हकीकत छुपी होगी, जो रियायत दे रहे हैं उसकी तुलना में 5 गुना ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।